हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 38वीं बीपीएससी से लेकर के 67वीं बीपीएससी जो 8 मई 2022 को लिया गया था, उसमें जितने भी बिहार के इतिहास और बिहार के भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग आज एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। देखिए, इतिहास और भूगोल जो है बिहार का, इससे संबंधित प्रश्न रिपीट होता है बीपीएससी में, इसीलिए मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर के आया हूँ। यह आपका रिवीजन वीडियो है, एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। बेशक आपने इसको पढ़ रखा है, लेकिन एक बार आप रिवीजन कर लीजिए इसको। पहले हम लोग इतिहास से संबंधित, बिहार के इतिहास से संबंधित सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग बिहार के भूगोल से संबंधित प्रश्नों को भी कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार के इतिहास और बिहार के भूगोल दोनों सब्जेक्ट्स को, जो 38वीं बीपीएससी से लेकर के 67वीं बीपीएससी तक में पूछे गए हैं, उनको हम कवर करेंगे। और पहले हम लोग बिहार के इतिहास को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग बिहार के भूगोल को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया, जो 8 मई के दिन पेपर हुआ था 67th बीपीएससी का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको याद भी होगा। चलिए प्रश्न पढ़ेंगे कि बिहार समाजवादी पार्टी सन 1931 का गठन किन्होंने किया था। यहाँ सन भी मेंशन किया गया है। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। एक 1934 में भी पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आंसर पहले से अगर पता है आपको तो आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलिएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन तथा अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया। अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, योगेंद्र शुक्ल, कर्पूरी ठाकुर, बसावन सिंह इत्यादि लोग थे। और देखिए 1934 में जो है, ध्यान रखेंगे, 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई थी। इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। तो अगर पूछेगा कि बिहार समाजवादी पार्टी की विधिवत स्थापना कब हुई थी, तो 1934 में। और 1931 में भी इसका गठन हुआ था। अभी मैंने बहुत सारे लोगों का नाम बताया है, गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन तथा अंबिका सिन्हा के द्वारा। तो यहाँ पर देखेंगे फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी प्रश्न जो है यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्रश्न 67th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि बिहार से रश्मि कुमारी हैं, क्या है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, रश्मि कुमारी जो हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। देखिए बिहार की रश्मि कुमारी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी है। वह दूसरी, तीसरी और 5वीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप, चौथी विश्व कप कैरम चैंपियनशिप, 1999 में प्रथम मलेशिया ओपन इत्यादि प्रतियोगिताओं की विजेता रही हैं। तो काफ़ी ये सुप्रसिद्ध रही हैं रश्मि कुमारी, याद रखेंगे, ये कैरम खिलाड़ी हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। ये भी प्रश्न जो है 67th बीपीएससी पीटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 1913 को बांकीपुर में हुई थी। उसके बाद देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 तथा 1909 में संशोधन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 3 पदेन सदस्य थे, 3 इसके पदेन सदस्य थे। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 पदेन सदस्य और 21 जो थे निर्वाचित सदस्य एवं 19 मनोनीत सदस्य थे। ठीक है, राइट आंसर पूछा गया है कि पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। तो फ्रेंड्स 1913 में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। ये भी प्रश्न जो है यहाँ पर देखिएगा 67th बीपीएससी पीटी 2022 में पूछा गया था 8 मई के दिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए, यहाँ अनुसूचित जाति के लिए पूछा गया है, अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और देखिए टोटल 243 विधानसभा की सीट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। 38 अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीट जो है ये अनुसूचित जनजाति। यहाँ अगर अनुसूचित जनजाति पूछता तो 2 सीट जो है आरक्षित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार में
पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये वर्ष 2006 में दिया था। 50% आरक्षण जो है यह 2006 में दिया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे निश्चित रूप से। चलिए ये भी प्रश्न देख सकते हैं, 67 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान जो है यह पावापुरी है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पावापुरी। चलिए पावापुरी जो है यह बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये निश्चित रूप से आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है? देशेर कथा पुस्तक जो है इसको किसने लिखा है? देशेर कथा यानी कि इसका मतलब होता है देश की बात। ठीक है, देश की बात। और महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा यह लिखी गई है। इसका प्रकाशन जो है वर्ष 1904 में किया गया था, देशेर कथा। ठीक है, सखाराम गणेश देवस्कर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ पर दफन है? देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम के लिए दृष्टि का प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। जो नया प्रैक्टिस सेट आया हुआ है लेटेस्ट करंट अफेयर्स के साथ, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। बिहार स्पेशल का ढेर सारा वीडियो हम लोग अभी से ही स्टार्ट कर दिया है कवर करना। एग्ज़ाम जो है आपका जल्द ही लिया जाएगा, जल्द ही एग्ज़ाम का नोटिस दिया जाएगा, तैयारी जारी रखिए। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नालंदा में। ठीक है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर के द्वारा निर्वासित किया गया था, उसकी मृत्यु 1592 में हो गई थी। ठीक है, और नालंदा में जो है इसको दफनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो देखिए यह फैक्ट्री जो स्थापित किया था ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, 1632 ईस्वी में डचों ने पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में जो है फैक्ट्री की स्थापना किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 1632 में, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि स्वामी सदानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था? तो देखिए स्वामी जी ने जो है कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हुंकार। ठीक है, स्वामी जी को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर हुंकार हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 में किया गया था इन्हीं के द्वारा, और इसके पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा किया गया था। सर्च लाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। बिहार में पूछा गया है तो मुरली मनोहर प्रसाद। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है हुआ था? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है यह कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स 1909 में यह भागलपुर में संपन्न हुआ था। किसके प्रयत्न से? तो श्री दीप नारायण सिंह के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये जो भागलपुर में हुआ था 1909 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष पूछा जा सकता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलो उसके बाद देखिएगा कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो है फ्रेंड्स ये कब हुआ था? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो है ये हाजीपुर में हुआ था। इसको ध्यान रखेंगे 1921 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में। ठीक है, और देखिए वर्ष पूछा जाएगा तो 1921 भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था किसने?
शचीन्द्र सन्याल ने, ठीक है, याद रखेंगे, क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए शचीन्द्र सन्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किया था। इस समिति का उद्देश्य संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। शचीन्द्र सन्याल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था बिहार में किसानों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, और इन्होंने बिहार के कई जिलों में खास करके दरभंगा राज्य के इलाकों में जो है रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत किया था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन जो है किसने किया था? 1922-23 में किसने किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा, श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया। एक से अधिक इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है ये किसने किया था? तो वर्ष 1929 में प्रांतीय किसान सभा का स्थापना, बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना सहजानंद सरस्वती ने किया था। इसका विस्तार बिहार में गांव में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं ने इसमें सहयोग दिया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, कब? तो 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? सहजानंद सरस्वती ने किया था। उसके बाद देखिएगा कि बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? अभी मैंने आपको बताया 1929 में। ठीक है, 1929 में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। बिहार में स्वराज दल के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो श्री नारायण प्रसाद पहले अध्यक्ष बनाए गए थे और पहले सचिव अब्दुल बारी बनाए गए थे। तो ये सब ध्यान रखेंगे। स्वराज दल का गठन बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन अध्यक्ष बनाया गया था श्री नारायण प्रसाद को और सचिव अब्दुल बारी को बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला जो हुआ था ये हुआ था बांकीपुर पटना में। तो यहाँ पटना दिया गया है, कहीं कहीं बांकीपुर दिया रहता है। ठीक है, याद रखेंगे 1912 में यह अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह माधोलकर के द्वारा किया गया था, यानी कि RN माधोलकर के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा मौलाना मजहरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा जो है 1922 में गया में हुआ था और इसकी अध्यक्षता चितरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? देखिए फ्रेंड्स, यही प्रश्न इस वर्ष पूछा गया था। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संकृत्यायन, अंबिका चरण सिन्हा, ये सब बिहार सोशलिस्ट पार्टी में जुड़े हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बिहार समाजवादी का पार्टी का, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये क्या हो जाएगा बताइए? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, फूलन प्रसाद वर्मा दिया गया है। ठीक है, नाम याद रखना है सभी लोगों का। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? अब बताया था मैंने आपको कि 1934 में विधिवत स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष जो थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे और इसके सचिव जो थे ये जयप्रकाश नारायण थे। तो वहीं सचिव पूछा गया है तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। अध्यक्ष पूछता तो आपका आचार्य नरेंद्र देव होता। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इनको लोकनायक की उपाधि दी गई थी। लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे, जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंदन सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा, ये सभी प्रमुख व्यक्ति थे। तो देखिए एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए श्यामानंद प्रसाद, जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ये सब दिया गया है।
उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए ये जो नेतृत्व है यह किया था किसने, तो मोहम्मद यूनिस ने। ठीक है, याद रखें किसने किया था, मोहम्मद यूनिस ने किया था। और फ्रेंड्स इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था इनके बाद। ठीक है, चलिए बिहार को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, तो बिहार को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने। किसने बनाया था, शेर शाह ने बनाया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेर शाह सूरी ने बनाया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप वर्ल्ड पीस स्तूपा निर्माण कराया। तो ये राजगीर में। ठीक है, कहाँ पर, राजगीर में कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी। उसके बाद देखिएगा कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो बिरसा मुंडा के गुरु जो थे ये आनंद पांडे थे, आप लोगों को भी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिए उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो देखिए फ्रेंड्स 1855 ईस्वी में सिद्धू कानू भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की। विद्रोह प्रारंभ हुआ और व्यापक रूप धारण कर लिया। विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र इनके शासन के अंतर्गत आ गया। उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भागलपुर राजमहल। ठीक है, चलिए देखिए 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए सही क्रम रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो देखिए इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे और राजकुमार शुक्ल भी थे। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ई आज के संदर्भ में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस समय ऑप्शन ई अवेलेबल नहीं था तो केवल राजकुमार शुक्ल दिया गया है। लेकिन राजकुमार शुक्ल भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, रामनवमी प्रसाद थे, धरणीधर थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, ये सभी लोग थे। ठीक है, तो एक से अधिक राइट आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है। तो ये संप्रदाय फिरदौसी संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर किस लिए महत्वपूर्ण था। तो यह नगर जो था ये महत्वपूर्ण था फ्रेंड्स किसके लिए, तो विद्या का केंद्र था और यह धार्मिक केंद्र के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका मतलब 2 और 4 जो ऑप्शन में दिया गया होगा वो सही होगा। आइए देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 इसका सही है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर एक नया प्रांत बिहार का उद्घाटन हुआ जिसकी राजधानी पटना बनी। और देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अप्रैल 1936 को जो है उड़ीसा को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इसका कारण क्या है। तो देखिए 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए। उसके बाद देखिए बिहार की स्थापना कब की गई थी। तो बिहार की स्थापना जो है यह कब की गई थी बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1912 में। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार और उड़ीसा नाम से नए राज्य का गठन किया गया जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा फिर दोनों को अलग किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। अब यहाँ राज्य के रूप में बिहार बना था, भारतीय राज्य के रूप में। तो ये बना था कब, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1936 में। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों को पृथक किया गया था और एक नया राज्य के रूप में बिहार आया था। उसके बाद देखिएगा कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत है।
उसके बाद देखिए बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो फ्रेंड्स यह स्वीकार किया गया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1885 में। ठीक है, बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार की भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई थी। तो फ्रेंड्स ये रोक लगा दिया था बैठ बेगारों पर। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि छोटा नागपुर की काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो अभी हम लोगों ने देखा है कि यह पारित हुआ था 1908 में। ठीक है, उसके बाद देखिए मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बौद्ध मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1866-67 के नील खेतीहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो यह विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था चंपारण और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंपारण और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिख करके चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? तो ये कौन है फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस। ठीक है, पीर मोहम्मद मुनीस, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन बिहार का या बिहार के किसान नेता थे? तो यहाँ पर देखेंगे विद्यानंद और सहजानंद थे। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के चंपारण में आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो आपको पता है कि राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो यह केंद्र था बहावी आंदोलन का। ठीक है, याद रखेंगे बहावी आंदोलन का। 1830 के दशक में सैयद अहमद के पटना यात्रा के समय पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया था। तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये किसने किया था? तो महादेवलाल सराफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल और जहरुल हसन हाशमी ने किया था। तो यहाँ पर आप नाम देखेंगे महादेवलाल सराफ का दिया गया है। अगर इसमें नाम दीप नारायण सिंह का हो, रामेश्वर नारायण अग्रवाल का हो, कैलाश बिहारी लाल का हो, जहरुल हसन हाशमी का हो तो 1 से अधिक आंसर होगा। इन सभी का नाम भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभी। उसके बाद देखिए बिहार में किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है यह औरंगाबाद में है, देव में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1930 और 1932 में बराही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? बताइए। तो 1930 और 32 के मध्य बराही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम किया था। मुंगेर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो फ्रेंड्स ये श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण सिन्हा भी कहीं कहीं लिखा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। और पहले राज्यपाल अगर पूछा जाए स्वतंत्रता के बाद तो जयराम दास दौलत राम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1939 में बिहार अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1939 में अंबारी सत्याग्रह हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। इसका नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था। उसके बाद देखिए वर्ष जो किस वर्ष जो है झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो यह 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, यहाँ पर देखिए सन 2000 दिया गया, 15 नवंबर भी आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो इन्होंने 1942 में दे दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? किस राजनीतिक दल से? तो इन्होंने शुरू किया था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से इन्होंने शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे?
तो यह 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। और 2004 से लेकर के 2009 तक वह केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे थे, इस बात को आप ध्यान। तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न 38वीं बीपीएससी से लेकर के 67वीं बीपीएससी जो 8 मई 2022 को लिया गया था, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए थे बिहार के इतिहास का, उनको मैंने कवर करा दिया आपको। अब हम लोग बिहार के भूगोल से संबंधित 38वीं बीपीएससी से लेकर के 67वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको डिस्कस। पहला प्रश्न है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यह जो प्रश्न है 67th बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया था, जो एग्ज़ाम 8 मई 2022 को लिया गया था बीपीएससी का, 67th बीपीएससी का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, ब्रह्मयोनी हिल जो है फ्रेंड्स, यह बिहार के गया जिले में है। अच्छा, डुंगेश्वरी हिल भी याद रखेंगे, डुंगेश्वरी हिल भी है, यह भी गया में ही स्थित है, यह भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है बिहार एसएससी में, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। डुंगेश्वरी हिल कहाँ पर है, तो गया में है। और ब्रह्मयोनी हिल कहाँ पर है, तो यह भी गया में है। देखिए, आंसर अगर आपको पता है फ्रेंड्स, तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलिएगा। देखिए, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए कि बिहार पहले किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है। तो बिहार जो है यह कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है। बिहार जो है कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है, जिसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। और बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो देखिए, बिहार में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। पहला उत्तर पश्चिम, दूसरा उत्तर पूर्व और तीसरा दक्षिण। ठीक है, यानी कि पहला जो उत्तर पश्चिम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला जो उत्तर पश्चिम है इसको फेज 1 कहा जाता है। दूसरा है फ्रेंड्स, दूसरा जो है यह है आपका उत्तर पूर्व, इसको फेज 2 कहा जाता है। और तीसरा है दक्षिण फेज, जिसको कि फेज 3 कहा जाता है। तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो देखिए, जो उत्तर पश्चिम है यानी कि फेज 1 है, इसमें टोटल जिले कितने हैं, तो इसमें टोटल 13 जिले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फेज 2 जो है उत्तर पूर्व, इसमें टोटल 9 जिले हैं। और जो दक्षिण फेज है, जिसको कि फेज 3 कहा जाता है, दक्षिण फेज, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको फेज 3 कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें जो है 2 भाग में इसको बांटा गया है। एक दक्षिण पश्चिम का मैदान जिसमें कि टोटल 10 जिले हैं, और दूसरा है दक्षिण का पठार जिसमें कि टोटल 5 जिले हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो जिले हैं वह दक्षिण फेज में है, यानी कि फेज 3 में है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ अगर निम्नलिखित लिखा रहता तब हम यहाँ ऑप्शन बी पर क्लिक करते हैं, उत्तर पश्चिम, लेकिन निम्नलिखित नहीं दिया गया है। सीधे पूछ लिया गया है कि बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो बिहार का जो दक्षिण जलवायु क्षेत्र है यानी कि फेज 3, उसमें जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ई होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार आप अपने हिसाब से कमेंट करके बताइएगा, लेकिन इस घटना चक्र में आंसर बी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, टोटल जो हैं ये कितने विभाग शामिल हैं उप मिशन के अंतर्गत, तो ये 7 हैं। कौन कौन से हैं, तो स्वास्थ्य विभाग है, दूसरा शिक्षा विभाग है, तीसरा समाज कल्याण विभाग है, चौथा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग है, पांचवा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है, छठा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, और सातवां आपदा प्रबंधन विभाग है। तो इसको ध्यान रखेंगे। देखिए यह भी प्रश्न जो है 67th बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया है। चलिए, प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न किस वर्ष पूछा गया है। देखिए यह भी जो है 67th बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में अबरख का भंडार है, बताइए। ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि अबरख का भंडार जो है यह कहाँ पर है। तो देखिए फ्रेंड्स, अबरख जो है यह जमुई जिला के चकाई बटिया एवं चरका पत्थर, नवादा जिला के अधिकतर क्षेत्र में, उसके बाद देखिए गया के बिजौर विष्णुपुर में अबरख का विशाल भंडार उपलब्ध है। तो ऑप्शन में ना ही जमुई दिया गया है ना ही नवादा दिया गया है, ऑप्शन में आपको दिया गया है गया। तो गया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। तो सोन और गंगा नदी जो है यानी कि गंगा में सोन आकर के मिलती है पटना में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था। तो देखिए बिहार से अलग झारखंड कब हुआ था,
तो 15 नवंबर सन 2000 को, यहाँ मैं लिखता हूँ 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड बिहार से अलग हुआ था। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए ये भी प्रश्न जो है 2022 बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की किस जिलों में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। यानी कि आपसे अगर हम बात करें तो स्पष्ट तौर पर पूछा गया है कि लिंगानुपात जो है सबसे ज़्यादा किस जिले में है। तो लिंगानुपात जो है यह गोपालगंज में सबसे ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। प्रति 1000 पुरुषों पर यहाँ 1021 महिलाएं हैं, यानी कि गोपालगंज का लिंगानुपात जो है ये 1021 है। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है, मुंगेर का लिंगानुपात 876 है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, बिहार का अगर लिंगानुपात पूछता तो बिहार का 918 लिंगानुपात है। क्लियर, ये सब ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए फ्रेंड्स बिहार जो है यह केवल ऐसा देश नेपाल है जिससे कि यह सीमा साझा करता है। यानी कि बिहार का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगता है वो नेपाल के साथ लगता है, ठीक है। नेपाल के साथ बिहार के टोटल 7 जिले जो हैं सीमा साझा करते हैं। यह कौन कौन से ज़िले हैं, तो उंगली पर काउंट कीजिएगा इन सभी 7 जिलों के नाम। सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, ठीक है, ये 7 जिले हैं। तो राइट आंसर देखिए इसमें से कौन सा जिला जो है सीमा साझा नहीं करता है नेपाल से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूर्णिया, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है। तो देखिए ऐसा अब नहीं है, एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल नहीं है, 2 यूनेस्को धरोहर स्थल हैं। कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, तो देखिए एक तो महाबोधि विहार है और दूसरा जो है यह नालंदा महाविहार या नालंदा बौद्ध। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए महाबोधि विहार को जो है वर्ष 2002 में, ठीक है, और नालंदा बौद्ध मठ को जो है यानी कि नालंदा महाविहार को जो है वर्ष 2016 में जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा उपरिक्त में से। यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एकमात्र नहीं है 2 हैं, तो इसीलिए उपरिक्त में से एक से अधिक हो जाएगा राइट आंसर इसका, या फिर उपरिक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, इसमें से आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम इसमें से बात करते हैं तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास का पठार विंध्यन क्रम की है। और यहाँ पर देखिएगा उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ जो हैं यह शिवालिक हिमालय का भाग है जो कि तृतीयक क्रम की है। और उत्तर गंगा का मैदान जो है यह नवीनतम है। मैंने बताया आपको कि रोहतास का पठार जो है यह विंध्यन क्रम का है और खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है यह धारवाड़ क्रम की है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है यह अपेक्षाकृत सबसे पुराना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान रखना, आपको प्रश्न पूछा जाता है कि खड़गपुर की पहाड़ियाँ किस क्रम की है, तो धारवाड़ क्रम की, रोहतास का पठार विंध्यन क्रम का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि रोहतास जो है रोहतास का पठार ये विंध्यन क्रम की है, तो इसी से आप पकड़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले जो हैं यह दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास जो है यह दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है और इस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो देखिए यह जो नदी है यह नदी पुनपुन नदी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पुनपुन नदी छोटानागपुर पठार पलामू झारखंड से निकल करके बिहार के औरंगाबाद जिला में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में आकर के मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। देखिए अगर आपको प्रमंडल ठीक से याद होंगे तो आप इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। टोटल कितने प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल हैं। और देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि गंगा नदी जो है यह टोटल बिहार के 12 जिलों से होकर के बहती है। कौन कौन से ज़िले हैं, तो जिला सारण है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है। जिनको समस्तीपुर में डाउट होगा कृपया कर वो लोग बिहार का भूगोल ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर,
खगड़िया, भागलपुर और कटिहार, ये 12 जिले जो हैं यहाँ शामिल हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोसी और मगध। देखिए कोसी और मगध का कोई भी जिला नहीं है जो मैंने नाम रखा था 12 जिलों में, ठीक है ना। तो यहीं से होकर के जो है गंगा नदी नहीं बहती है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी यानी कि पिडमेंट दलदल मिट्टी, यह जो है यह पश्चिम चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम चंपारण में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। तो अभी मैंने बताया था टोटल 12 जिले हैं, इन 12 जिलों का नाम भी मैंने बताया था। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। बिहार का इतिहास वाला वीडियो अपलोड कर दिया गया है, देख लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ दृष्टि का प्रैक्टिस सेट भी नया वाला हम लोग कवर कर रहे हैं। उसके बाद बिहार का स्पेशल मैंने एक सीरीज चला रखा है, बिहार की इतिहास, बिहार की भूगोल, इन सबको हम लोग कवर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, देख लीजिएगा। देखिए बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी जो है यह पटना में है, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा स्थान पर भागलपुर आता है, सबसे लंबी पटना में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान से देना है कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली, इसमें जितने भी दिया गया है ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ध्यान दिए ना कि कहाँ पर इसमें पकड़ना है। तो ये सभी जो हैं यह क्या हैं, उत्तर की ओर नहीं, ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है। अब यहाँ पर देखिए आपको कोपेन की जलवायु वर्गीकरण पूछा गया है, तो आपको उत्तर बिहार का भी याद रखना है और दक्षिण बिहार का भी याद रखना है कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। देखिए उत्तर बिहार का जो है ये CWG होगा, और दक्षिण बिहार का अगर पूछेगा तो आपका AW हो जाएगा, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा पश्चिम चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है अधिकांशतः पाई जाती है नवीन जलोढ़क मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, नवीन जलोढ़क मिट्टी, ठीक है, जिसको कि हम लोग कहते हैं खादर मिट्टी। क्लियर, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। त्रिवेणी नहर का निर्माण 1904 में किया गया था, और यह नदी जो है, यह नहर जो है त्रिवेणी, यह बिहार में है, गंडक नदी पर। राइट आंसर इसका हो जाएगा गंडक, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कैमूर का पठार जो है यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कैमूर का पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है, याद रखेंगे। और यह पठार जो है यह सैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है, और इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। तो देखिए इसमें से बिहार में स्थित जो झील है यह इसमें से अनुपम झील है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अनुपम झील कैमूर में है यह, ठीक है। यह झील जो है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। बाकी देखिए सांभर राजस्थान में है, सुखना झील जो है यह कहाँ पर है, तो सुखना झील चंडीगढ़ में है, और कामा झील जो है यह हरियाणा में स्थित है। उसके बाद देखिए उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स उत्तर बिहार जो है यह भयंकर बाढ़ के लिए फेमस है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो जो अब नया वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है 2021 वाला, इसके अनुसार 7.84% है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि नया वाला अब आपको याद रखना है, ठीक है। 7.84% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो ये आपका पश्चिम चंपारण है। कौन सा है फ्रेंड्स, पश्चिम चंपारण है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ निम्नलिखित दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा कटिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है, यह बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, इनमें से कोई नहीं होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो बिहार का जो तराई प्रदेश है यह भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सब मैंने बताया था आपको। तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पर है, तो देखिए सोमेश्वर श्रेणी जो है यह पश्चिम चंपारण में है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह बिहार का सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल में प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। क्लियर, ध्यान रखेंगे। और यह उपरोक्त तीनों जो दिया गया, पारसनाथ की पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी और खड़गपुर की पहाड़ी से पुरानी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन सबों में यह नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। अब देखिए ये पुराना दिया गया है प्रश्न, चूंकि ये 2001-2 में पूछा गया है। अभी मैं आपको लेटेस्ट आंकड़ा बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अभी जो नया आंकड़ा है अगस्त 2021 तक का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। अगस्त 2021 तक जो है अगर हम बात करें 31 अगस्त 2021 तक उपलब्ध जो आंकड़ा था उसके अनुसार 5940 किलोमीटर है। 5940 किलोमीटर है टोटल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बिहार में। ठीक है, नेशनल हाईवे की कुल लंबाई है बिहार में। तो इसको आप लोग इसको थोड़ा सा डाउनलोड करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि याद रखिएगा लंबे समय तक। देखिए निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क है बिहार का, जो कि फ्रेंड्स कहाँ पर है, तो यह पश्चिम चंपारण जिले में है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य भी है यहीं पर। ठीक है, और सरयामन झील, ठीक है, सरयामन झील या सरयामन झील भी याद रखेंगे, यह भी पश्चिम चंपारण जिले में ही है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, तो इसमें से देखिए बिहार में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य है। अच्छा, कांवर झील जो है ये कहाँ पर है, तो इसको भी याद रखेंगे। कांवर झील बिहार का पहला रामसर स्थल है और कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह बेगूसराय में है। ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेके झारखंड राज्य बना था, बताइए इसका राइट आंसर क्या। तो देखिए बिहार जो है मतलब झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, और 45.84% जमीन लेकर झारखंड एक अलग राज्य बना था। तो ऑप्शन में 45.85 दिया गया है, तो आसपास है, ऑप्शन नंबर बी हम लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे, तो बिहार में 37 जिला था और 38वां जिला जो बिहार का बना वो कौन सा जिला है, तो फ्रेंड्स यह जिला अरवल है। ठीक है, अरवल बना है, जहानाबाद को विभाजित करके बनाया गया था 2001 में, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए तो राइट आंसर 37 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पटना का स्थानीय समय, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, अभी तुरंत आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है, बताइए। ये आपको ऐसे भी याद रखना है कि बिहार के कितने ज़िले जो हैं पटना ज़िले से लगते हैं। तो पटना जिला का सीमा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल जिला से लगता है। टोटल 9 जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है, तो इसमें से बताना है आपको कि कौन सा जिला जो है यह आपका सही दिया गया। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइम स्टोन कैमूर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, देखिए बिहार में कैमूर यानी कि भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिले में लाइम स्टोन। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा माइका जो है यह नवादा जिला, क्वार्टजाइट जो है यह लखीसराय, मुंगेर तथा नालंदा जिले में, और लेड जिंक जो है यह बांका और रोहतास जिले में पाया जाता है। तो मिलान है, ऑप्शन नंबर ए सही दिया गया है। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार राज्य अवस्थित है
निम्न देशांतरों यानी कि लॉन्गिट्यूड के मध्य। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए बिहार राज्य जो है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका विस्तार जो है यहाँ देखिए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से, ठीक है, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या। तो ये 3 राज्य हैं, एक झारखंड हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश हो गया और तीसरा पश्चिम बंगाल हो गया। तो यहाँ पर 3 नहीं दिया गया, इसीलिए ऑप्शन ई इसका हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है। तो गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, ये सभी नदियाँ मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 2 3 4। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो फ्रेंड्स यह किससे आच्छादित है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, यह किससे आच्छादित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कछारी मिट्टी से, ठीक है, कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी, एक ही